डेजर्ट स्टोरीज के तमाम नाजरीन और दर्शकों को गौहर नकवी का आदाब, नमस्कार। आज गुफ्तगू में जो मेहमान हमसे जुड़ रही हैं उनका ताल्लुक दिल्ली से है और 27 साल से वो बहरीन में मुकीम हैं। अल्लाह ने उनको बड़े कमालात और खूबियों से नवाजा है। वो पोइट हैं, राइटर हैं और बहरीन में ख्वाबगाह नाम एक नाटक कंपनी चलाती हैं। हिंदी की काफी शॉर्ट फिल्म को वो डायरेक्शन निर्देशक के तौर पर दे चुकी हैं। और मैं इतनी बड़ी लिस्ट है मैम की कि मैं पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है कि पूरा दिन निकल जाएगा। और काफी जो इंडिया के एनजीओज हैं उनसे जुड़ी हुई हैं, नेशनल जो इंडिया के चैनल्स और इंटरनेशनल चैनल्स हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। मैं अनुपम रमेश किंगर साहिबा का अपने चैनल पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। मैम, आपने हमें टाइम दिया, हमारे चैनल को टाइम दिया। हम अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से और तमाम नाजरीन की तरफ से आपके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो ये सितारा जो आसमान पर है, तरक्की का सितारा, वो हमेशा चमकता रहे। ये हमारी दुआ है। क्योंकि आपका इतना बड़ा इंट्रोडक्शन है, इतनी आप कमालात की मालिक हैं, तो आप खुद ही बताइए अपने अपने मुंह से कि क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट है कि मैं अगर पढ़ना शुरू करूं तो लगता है कि शायद शाम हो जाए। तो बताइए अपने बारे में कुछ। जी, सबसे पहले तो गौहर नकवी साहब, आपका और डेजर्ट स्टोरीज का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आपने मुझ नाचीज को इस काबिल समझा कि आप मेरी इंटरव्यू लें, मुझसे गुफ्तगू करें। अरे नहीं साहब, जी, आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि आपने हमें टाइम दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। जी, ये तो वो लखनऊ वाली बात हो गई, पहले आप वाले। जी, लेकिन यूं भी हुआ कि पिछले कई हफ्तों से मैं पोइट्री एंड लिटरेरी ग्रुप पर हर हफ्ते के रोज रविवार को एक इंटरव्यू का प्रोग्राम करती हूँ। तो ये दूसरी ओर बैठना मेज के थोड़ा मेरे लिए नया है। पर अपने बारे में अगर मैं आपको बहुत ही संक्षेप में बताना चाहूँ तो जब से ये एहसास हुआ कि ये जो लफ्जों से खेलने का हुनर है, ये उस खुदा का दिया हुआ है। आप देखिए, हम कई बार कहते हैं मैं ये करता हूं, मैं वो करूंगा, मैंने ये क्यों किया, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि मैंने ख्याल पैदा किया। हम हमेशा कहते हैं मुझे ये ख्याल आया। तो वो क्या हमेशा बात, उस बिल्कुल खुदा सही से है, आता बिल्कुल है। सही। और जब से, जी शुक्रिया, और जब से ये एहसास हुआ कि वो उस ऊपर वाले ने कुछ दिया है, तो फिर उसको इस्तेमाल भी मैं उस ऊपर वाले की दी हुई नेमतों की बढ़ोतरी के लिए करूं, ऐसा सोचकर ही कविताएं लिखी। तो कुल मिलाकर के कविताएं ज्यादातर ऐसा लिखने की कोशिश करती हूँ जिनमें कोई ना कोई संदेश हो, कोई मैसेज हो आवाम के लिए, और खासतौर पर अपने आने वाली यूथ के लिए कोई ना कोई मैसेज हो। आपकी और दो किताबें भी आ रही हैं, आपकी दो जी, किताबें भी आ छप रही हैं, रही है। रेतीली छाप जी और फिर खो गया शहर मेरा। जी, ये भी तो ये उसी रास्ते में एक कदम ये भी है। 3 मूल मंत्र लेकर चलती हूँ। सबसे जी, पहला मूल मंत्र तो ये है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। क्या मेरी बात जननी और मेरी जन्मभूमि, इनके लिए लिखती हूँ। दूसरा, यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान ना हो वहां तो देवता भी नहीं आते, तो इसलिए नारी बिल्कुल शक्ति सही। पर जरूर लिखती हूँ। और तीसरा, वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा का पूरा विश्व मेरा परिवार है, इसलिए इस परिवार की जो रक्षा करते हैं फौजी, उनके बारे में जरूर लिखती हूँ। और ये क्या मैं बात। अपना दायित्व समझती हूँ कि मैं इन विषयों पर जरूर लिखूं।
तो कहानियां लिखती हूँ, कभी कभी कहानियों को कविता के रूप में लिख देती हूँ, पर कोशिश यही रहती है कि हर कविता में कोई ना कोई एक संदेश जरूर हो, एक मैसेज जरूर हो। आपने बाकी सब काफी शॉर्ट हिंदी शॉर्ट फिल्म्स को डायरेक्शन दिया है, जी तो उसमें मतलब इतना बिजी, मुझे लगता है कि सुबह 6 बजे से लेके और रात के 12 बजे तक आप बिजी रहती होंगी, क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की, उसको भी पढ़ाती हैं, और शॉर्ट फिल्म को डायरेक्शन भी देती हैं, और फिर पोइट्स भी हैं, शायरी भी करती हैं, और शॉर्ट स्टोरी भी लिखती हैं। तो ये सारा कैसे इतना, इसलिए कहता हूँ ना कि अल्लाह ने आपको बड़े कमालात और खूबियों से नवाजा है। ये हर ये आदमी में नहीं होती है ये चीज। ये इनायत है जी आपकी, वरना अल्लाह ताला की रहमत है और आपकी इनायत है जो आप इस तरह से कह रहे हैं। बस इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अब मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ाती, मैं पढ़ाती थी। अच्छा अच्छा। जी, लेकिन जब से ख्वाबगह शुरू किया तो वो सिलसिला कहीं थम गया। और जहां तक शॉर्ट फिल्म्स की बात है, तो ये एक तजुर्बे के तौर पे हमने शुरू किया था कि जब आप एक कविता लिखकर किसी के सामने रख देते हैं तो वो इतने ध्यान से नहीं पढ़ते। आप उन्हें पढ़कर सुना दें एक ऑडियो स्टोरी की तरह, तो थोड़ा उनका उसमें उनको ज्यादा लुत्फ आता है। लेकिन वही बिल्कुल सही। चीज अगर आप उन्हें एक ऑडियो विजुअल की तरह दिखाएं, तो फिर आपका जो ख्याल है वो उनको ग्रास्प कर लेता है, अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जिस तरह से हमने एक फिल्म बनाई थी जिसमें कि जो औरत है वो अपने पति से कह रही है, सुनो मुझे तुम धक्का ना दो, सुनो मुझे तुम धक्का ना दो, बात चाहे मेरी ना मानो, हाथ चाहे मेरा ना थामो, ये कर वो कर की जिद रहने दो, सुनो मुझे क्या तुम धक्का ना दो। धक्का ना दो, क्या जी, बात है। बहुत पूरा शुक्रिया। सुनाइए, पूरी सुनाइए इसको। जी वो बस खोजती हूँ, लेकिन खोजते खोजते आपको बता दूं कि जब ये लिखी तो जब ये जब मैंने मैंने आपके बारे में पढ़ा कि जो एसिड से जिन बच्चों के, जिन लड़कियों के एसिड मुंह पे डाल दिया गया या उनके ऊपर डाला गया, जी उनकी भी उनके सपोर्ट में आप जुड़ी रहती हैं, तो मेरे दिल में आपके लिए जो एक रिस्पेक्ट होती है वो बढ़ गई, क्योंकि जी जो लोग शुक्रिया। हमारे इस चीज के लिए आगे आ रहे हैं और हमारे समाज में इस चीज के लिए उनके साथ खड़े हैं, जिन लोगों पे जुल्म हुआ है, बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके से सोचते हैं और आते हैं आगे। आप आगे आई और आप उनके साथ उनको सपोर्ट करती हैं, बड़ा जी अच्छा लगा मुझे इस चीज से, और मैं मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपको अल्लाह और सेहत और सलामती दे, अता करे, और आपका नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो। जी बहुत शुक्रिया। दरअसल इनका भी यूं हुआ कि एक लड़की के बारे में पढ़ा मैंने सर सोशल मीडिया पर कि उसके खुद के पति ने उसके ऊपर एसिड डाल दिया क्योंकि उसकी 3 बेटियां हो चुकी थी, ओह। और वो उससे उससे जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं पिंड छुड़ाना चाहता था उससे। तो घर वालों ने कहा कि इस पर एसिड डाल दो, हो जाएगा। और एसिड आप जानते हैं हमारे मुल्क में इतना सस्ता बिकता है कि आप कहीं से भी खरीद कर ले आइए। उसने एसिड डाल दिया और उसके बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसका इलाज हुआ। लेकिन जिंदगी की जद्दोजहद कुछ ऐसी रही कि इलाज होते होते जब ये इतना भर ठीक हो पाई कि घर आ सके, तो सबसे पहले इसे जाकर उसी शख्स की जमानत करवाकर उसे घर लाना पड़ा, क्योंकि उसके अलावा और कोई पैसे घर पर आने का जरिया ही नहीं था। तो इस चीज से इतनी तकलीफ हुई कि खोजा छांव फाउंडेशन को। और दूसरा ये कि छांव फाउंडेशन जो है वो अपने आप उनको स्वावलंबी बनाते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं। उन्होंने वहां आगरा में और लखनऊ में रेस्टोरेंट खोले हुए हैं जहां पर ये लड़कियां जाकर के काम सीखती हैं, काम करती हैं और अपना खर्चा खुद चलाती हैं।
तो ये डोनेशन पर जिंदा नहीं है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इनके लिए भी एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाई थी, चलो साथ चलें, चलो साथ बढ़ें, न हो तन्हा फिर कोई, चलो साथ बने। क्योंकि इनके साथ क्या होता है सर, इनकी समस्या ये होती है कि जब ये कोई काम खोजने तलाशने जाते हैं तो इन्हें अक्सर काम नहीं दिया जाता, क्योंकि इनका चेहरा देखने में इतना खूबसूरत नहीं रह जाता। तो छांव फाउंडेशन वो काम कर रही है इनको काम देने का, इसलिए मैं सबसे ये विनती करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि आप छांव फाउंडेशन से जुड़िए, और अगर हिंदुस्तान में हैं तो उनके गिफ्ट हैम्पर खरीदिए, उसका चाहिए। आप हम अपने चैनल पे उसका एडवर्टाइज करेंगे आप, और जो भी होगा जितना भी हो सकता है हम करेंगे, हम इसके साथ हम जुड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है सर जी। और एक और सेंटर है जो हमारे यहाँ बहरीन में है, जिनके साथ मैं जुड़ी हूँ, जो अल रहमा सेंटर फॉर स्पेशल नीड्स अडल्ट्स है। क्या होता है, बहुत से लोग स्पेशल चिल्ड्रन के लिए स्कूल खोल देते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए कोई एवेन्यूज नहीं रह जाते। तो ये बहरीन गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया एक इंस्टीट्यूट है अल रहमा, जहां पर सबसे जो छोटे पार्टिसिपेंट हैं वो 35 साल के हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो करीब 55 साल के हैं। इन्हें वहां पर अपने सब काम खुद करना तो सिखाया ही जाता है, साथ में इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ये वहाँ खेती करते हैं, बेकिंग करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, और हर महीने इनका वो सामान बेचा जाता है बाकायदा, और इन्हें एक स्टाइपेंड दिया जाता है। तो महीने के आखिर में ये भी घर पर जाकर और मेज पर खर्चे के लिए पैसा रख सकते हैं, जो मुझे लगता है इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत जरूरी है। ये किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। तो अल रहमा भी मेरे दिल के बहुत करीब। वेरी गुड। अपनी कोई कविता हमें सुनाइए। जी जरूर, बस मैं ये इसको अनलॉक कर लूं। सबसे पहले तो जो मैं अक्सर सबको सुनाती रहती हूँ कि किसी को भी रुलाना बहुत आसान होता है। ये मेरी लाइफ का मोटो है, समझ लीजिए। किसी को भी रुलाना बहुत आसान होता है, बस एक उंगली उसकी ओर उठा दीजिए। क्या बात है, वाह जी बहुत शुक्रिया। किसी को भी रुलाना बहुत आसान होता है, बस एक उंगली उसकी ओर उठा दीजिए, और जो उसी को हंसाने का दिल करे तो उंगली अपनी ओर घुमा लीजिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। किसी को भी रुलाना बहुत आसान होता है, बस एक उंगली उसकी ओर उठा दीजिए, और उसी को हंसाने का दिल करे तो उंगली अपनी ओर घुमा लीजिए। पर मजा तो तब है मेरे दोस्त, मजा तो तब है मेरे दोस्त कि ये जो लफ्जों की ताकत मिली है तुम्हें। मजा तो तब है मेरे दोस्त के ये जो लफ्जों की ताकत मिली है तुम्हें, इससे किसी सोए जमीर को जगा दीजिए। इससे क्या बात है, वाह वाह। सोए जमीर को जगा दीजिए। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। तो बस इसी तरह के कुछ काम करने की कोशिश करती हूँ। और अभी हाल ही में एक कविता लिखी थी, जो कि आजकल के हालात पर एक टिप्पणी है। हमारे जो भी कुछ अच्छा करता है ना, हम उसे अपने से ऊपर का एक ओहदा दे देते हैं, हम उसे एक बुत बना देते हैं, और फिर हम उसकी पूजा अर्चना में लग जाते हैं। जैसे आजकल कई हमारे फिल्मी सितारे ही हमारे बुत बन गए हैं। जी बिल्कुल, हम उनकी पूजा अर्चना करने लग जाते हैं। तो बहुत सी जगह अमिताभ का भी वो पूजा शुरू हो गई, बाकायदा मूर्तियां हैं और आरती भी लिखी जा चुकी है। जी 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 जी। तो लेकिन जिस मनुष्य ने, जिस व्यक्ति ने, जिस इंसान ने ऐसा कुछ किया कि आपने उसे बुत बना दिया, क्या आपने बाद में उसके बारे में वाकई सोचा, या अच्छा ही अच्छा कर रहे, चलिए इसको बुत बनाकर और आगे बढ़ते हैं। तो जिसे आपने बुत बना दिया, ये उसकी आपके साथ एक गुफ्तगू है, और आपसे कह रहा है कि बुत बनना आसान है, बुत बन जाना आसान है। बुत बनना आसान है, बुत बन जाना आसान है।
बुत बन जाने के बाद जीते जाना लेकिन हराम। वाह बनना आसान है, बुत बन जाना आसान है, बुत बन जाने के बाद लेकिन जीते जाना हराम है। दिल तो धड़कता वाह रहता है, आंसू तो बहते हैं फिर भी। दिल वाह तो धड़कता रहता है, आंसू तो बहते हैं फिर भी, पर हुआ दर्द ये बना जख्म, ये दिखाना मुहाल है। वाह बुत वाह, बनना आसान है। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये बहुत शुक्रिया। तो कभी कशीदे तारीफों के और कभी नश्तर भरे नफरत, कभी वाह कशीदे तारीफों के कभी नश्तर भरे नफरत, दोनों को ही मुस्कुराते मुस्कुराते झेल पाना मुहाल है, जीते जाना वाह वाह आसान। वाह वाह वाह। होते जो दरख्त हम भी तो काट कर कोपल उगाते नहीं, होते जो दरख्त हम भी तो काट कर कोपल उगाते नहीं, टूटे हुए कांच हैं हम तो जुड़ पाना मुहाल है, जीते जाना। क्या बात है, बहुत उम्दा, वाह। वादियां यूं तो हसीन है लेकिन तन्हाइयां हैं वीराना है, वादियां यूं तो हसीन है लेकिन तन्हाइयां हैं वीराना है, बस्तियां अब इन वादियों में फिर से बसाना मुहाल है, जीते जाना मुहाल है। क्या बात है, वाह 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 बुत वाह। बनना आसान है, बुत बन जाना आसान है, बुत बन जाने के बाद लेकिन जीते जाना मुहाल है। क्या बात है, वाह 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 वाह। जी बहुत शुक्रिया। एक अभी हाल फिलहाल में होली का त्योहार गया है, तो होली पर एक कविता लिखी थी और वो आपके साथ साझा करना चाहूंगी कि कैसे हम छोटी छोटी खुशियों को दबाते दबाते एक इंसान का पूरा वजूद ही मिटा देते हैं। वाह तो कविता का शीर्षक है होरी खेलूं मैं अम्मा। ये एक कहानी के तौर पर है और बहुत सहज भाषा में चलती है। एक बेटी और उसकी माँ के बीच की गुफ्तगू है, जो जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर एक ही सवाल बेटी पूछती है, होरी खेलूं मैं अम्मा। बच्चे की एक छोटी सी ख्वाहिश है, बाहर जाए, रंग औरों पर डाले, खुद को भिगोए और होली खेले। तो सबसे पहले जब वो बोलती है कि जाऊं क्या होरी खेलन को अम्मा, वाह। जाऊं क्या होरी खेलन को अम्मा, होली खेल दो। नारी बिटिया हुड़दंग मचा है। माँ वाह मना कर देती है कि नारी बिटिया हुड़दंग मचा है, सांवली होगी ये रंग खोटा है, सांवली होगी ये रंग खोटा है, काहे खेलना होरी री बिटिया, होरी खेलन ना जा तू बिटिया। क्या बात है, वाह। अब बच्ची थोड़ी और बड़ी हुई जी, तो वो फिर कहती है, जाऊं क्या होरी खेलन को अम्मा, नारी बिटिया अजब समा है, नारी बिटिया मुश्किल समा अजब। है, छेड़ेंगे तुझको तो बुरा लगेगा, काहे इनके मुंह लगना बिटिया, होरी खेलन ना क्या जाना। बात है, वाह 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 वाह। जी बहुत शुक्रिया। फिर थोड़ी और बड़ी हुई, फिर बोली, जाऊं क्या होरी खेलन को अम्मा, नारी बिटिया ब्याह करना है, जाऊं क्या होरी खेलन को अम्मा, नारी बिटिया ब्याह करना है, वो सुनेंगे क्या सोचेंगे, उनको नाराज करना अच्छा लगता है, होरी खेलन ना क्या बात, जाना। वाह 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 वाह। जी बहुत शुक्रिया। लड़की घर आती है गौने के बाद, फिर पूछती है कि अब तो ब्याह हो गया मेरा अम्मा, तो कहती है कि होरी खेरन को जाऊं क्या अम्मा, नारी बिटिया बच्चे से होना, होरी खेरन को जाऊं क्या अम्मा, नारी बिटिया बच्चे से होना, भीड़ भाड़ में बच्चे को खतरा, अपने पूत का सोचो तुम बिटिया, वाह होरी वाह खेरन वाह, ना जाना बिटिया। क्या बात है, वाह वाह। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ से सिलसिला आगे बढ़ता है, वो फिर माँ के घर आती है बच्चा लेकर, तो कहती है, जाऊं क्या होरी खेलन को अम्मा, बिटिया सब बच्चे हैं खेलते, अपनी उम्र का लिहाज करो ना, बिटिया सब बच्चे हैं खेलते, अपनी उम्र का लिहाज करो ना, जग हसाई का कारण ना बनना, होरी खेलन क्या जाना बिटिया, होरी क्या बात है, कभी ना खेलना बेटिया। क्या बात है, वाह वाह वाह।
और इस तरह उस लड़की की तमाम जिंदगी एक होली खेलने की तमन्ना मन में दबाए दबाए गुजर गई। और भी न जाने कितनी तमन्नाएं होंगी, ये एक जो वो कह पाई। तो अब ना अम्मा, अब ना बच्चे ही छोटे, उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गई कि अब ना अम्मा, अब ना बच्चे ही छोटे, अब भी सपना आंखों में जिंदा, एक बार मैं भी यूं जी लूं, रंगों में पानी में भीगूं, अब अपने ही कदम ना उठते भैया, कैसे रंग कैसी होली कैसी मस्ती भैया। वाह वो वाह। इतनी बार खूटे से, इतने साल खूटे से बंधने के बाद उसे समझ ही नहीं आता कि अब कैसे जाए। खूंटा तो नहीं रहा पर बंधने की आदत रह गई। तो वो कहती है कि अब ना अम्मा, अब ना बच्चे छोटे, अब भी सपना आंखों में जिंदा, एक बार मैं भी यूं जी लूं, रंगों में पानी में भीगूं, अब अपने ही कदम न उठते भैया, कैसे रंग कैसी होली कैसी मस्ती भैया। तब पोती ने हाथ पकड़कर आंगन के बाहर ले जाकर, तब पोती ने हाथ पकड़कर आंगन के बाहर ले जाकर भिगो डाली दादी रंगों में, खूब क्या पिचकारी से बात। पानी वाह डाला, वाह। वाह 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 दायरे वाह। तोड़े तोड़ बंदिशें, दायरे तोड़े तोड़ बंदिशें, दादी को वो पंख दे डाला, जिनके सहारे उड़ आकाश में दादी ने जीवन जी डाला, अपने सपने क्या पूरे बात। कर डाले, खुद ही खुद को फिर रंग डाला, ना पूछा फिर किसी से जाकर कि होरी खेरन का जाऊं बाहर, वाह ना वाह वाह। पूछा फिर किसी से जाकर कि होरी खेलन का जाऊं बाहर, उस दिन दादी पूरा जी ली, उस दिन दादी पूरा जी ली, बेड़ी खोली खोल के बढ़िया, होली दिवाली खूब मनाते, खूब उड़ी उसकी धानी चुनरी, फिर क्या खूब बात है, बहुत होता। धानी चुनरी। जी बहुत शुक्रिया है। तो बस इसी तरह से कहानियां लिखती रहती हूँ। आपको दिल्ली साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। जी, बचपन में जब हम कॉलेज में थे तो दिल्ली साहित्य अकादमी की तरफ से एक कंपटीशन हुआ था, जिसमें कि हमें शॉर्टलिस्ट किया गया और फिर हमने वहां जाकर के अकादमी में अपनी कविताएं पढ़ी थी। और वहां पर एक बहुत दिग्गज कवि आए थे, भारती जी। उन्होंने एक बहुत अहम बात कही जो दिल में बैठ गई। उन्होंने हमसे कहा जी। था, हम सब बच्चे थे कॉलेज के, उन्होंने कहा था कि बेटा हर बार जब कविता लिखो ना उसे फाड़ देना, कागज को फाड़ देना। और हम सब एकदम सत्ते में आ गए कि कागज क्यों फाड़े, क्योंकि हमें तो लगता था हम तो साहित्य का सृजन कर रहे हैं। जी जी उन्होंने जी। कहा फिर कि फाड़ देना, और फाड़ते फाड़ते एक दिन तुम ऐसी कविता पे पहुंचोगे जिसे फाड़ते तुम्हारे हाथ कांपेंगे, तब क्या समझना बात। तुमने साहित्य लिखा। और आप क्या। यकीन मानिए कई बार यही लगता है कि आजकल हम लोग सभी आनन फानन में बस कुछ ना कुछ लिखते हैं और खुद को शायर समझ बैठते हैं। ना तो हम बिल्कुल। बड़े दिग्गज शायरों को पढ़ते हैं, ना उनकी सोच को समझते हैं, ना ही उनकी जबान, उनकी जो नफाजत होती थी, जिस तरह से वो लिखते थे, हम उसको नहीं समझते। हम तुकबंदी को साहित्य मानकर और लिखते चले जाते हैं, पीछे बिल्कुल कोई सही। सोच नहीं होती। और इसीलिए मैं इनकी बहुत बड़ी मुरीद हूं, जिन्हें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अमृता प्रीतम जी, क्योंकि इन्होंने जी जी। एक क्रांति ला दी थी भारतीय साहित्य में अपनी सोच से। बिल्कुल सही। बहुत बड़ा नाम है। जी, तो बस। ये आपने ये नाटक की जो ये कंपनी बनाई, ये जो नाटक, तो ये इसका ख्याल कैसे आया कि आप डायरेक्शन दें, नाटक यहाँ पर सिखाएं? काफी आपने काफी लोगों को ट्रेन किया होगा, क्योंकि डायरेक्ट जो चीज होती है वो डायरेक्टर भी पूरा डिपेंड करता है। जी जी। दरअसल ऐसा हुआ सर कि बचपन में दिल्ली में बहुत नाटक देखा करते थे, टीवी पर भी, लाइव भी जाकर। यहाँ आकर वो एक कमी खली। यहाँ सब कुछ है। अल्लाह की इतनी रहमत है कि आप गल्फ में बैठे हैं तो आप अपने मुल्क को बिल्कुल मिस नहीं करते। आपको वहां का खाना, वहां की तहजीब, वहां के मौसम, कुछ भी इतना मिस नहीं बिल्कुल। होता। बिल्कुल बस सही कह एक रहे ये नाटक की कमी खटकती थी। तो एक बार जब एक कहानी लिखी मैंने,
उस कहानी का शीर्षक था मैं नूर बानो। जब वो कहानी लिखी तो एक दोस्त को पढ़कर सुनाई, क्योंकि तब तक मेरा पीएलजी से तारुफ नहीं हुआ था, तो अच्छा। कहानियां सुनाने के लिए कोई मिलता नहीं था यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी कहानी जिस तरह से तुम पढ़ रही हो, मैं उसे देख पा रही हूँ, ये विजुअल है बहुत। तो हमने कहा काश के इसका हम नाटक कर पाते। और बस वहीं से ये कीड़ा उठा, धीरे धीरे दोस्तों को पकड़कर बिठाया और खूब डांट डपट के उनको एक्टिंग करना सिखाया। और फिर उसके बाद जब हमने लेकिन इसका मंचन किया तो वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि फिर उससे हिम्मत बढ़ गई, लोगों ने बहुत सराहा इस नाटक को। तो फिर उसके अगले साल फिर हमने एक और नाटक किया, राम रतन हाजिर हो। नूर बानो हिंदुस्तान को जब तकसीम कर दिया गोरों ने और चले गए, तो कितने परिवार ऐसे तकसीम हो गए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। वो तो अपने पॉलिटिकल मूव करके चले गए। तो ये एक ऐसी लड़की की कहानी है कि जो जिसको वो चाहती थी वो लखनऊ गए थे बस यूं ही, और चूंकि पार्टीशन हो गया वो लौट नहीं पाए। और करीब 40 साल के बाद उसे उनका एक खत मिलता है जो पहले लिखा था, कैसे आकर के मिल जाता है, और वो उस दिन की कहानी है। फिर उसके बाद लिखी राम रतन हाजिर हो, जो कि हमारे फौजियों की जिंदगी पर है। फौज में रहकर कितना कुछ वो अपने घर परिवार का, अपने देश को अर्पण कर देते हैं। तो राम रतन एक फौजी है, उसकी कहानी। फिर एक लिखी थी जिले तबाही। जिले तबाही एक कॉमेडी थी, सटायर था अपने पॉलिटिकल सिस्टम पर, लेकिन लिया पुराने जमाने की कहानियों से था, अनारकली की कहानी थी, लेकिन अच्छा। सटायर आज के जमाने पर था कि हम अपनी मैं में, हमारे जो लीडर हैं वो इतना खो जाते हैं कि मुल्क के बारे में सोचने का फिर किसी को वक्त नहीं रहता। और अब एक जल्दी ही लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है प्रश्न चिन्ह, जो डांस ड्रामा है, और जिसमें कोशिश फिर वही है कि औरत तो आगे बढ़ गई, जिसे आप हमेशा कहते थे तुम पिछड़ी हो, तो पढ़ भी गई और वो बढ़ भी गई, लेकिन समाज कब इतना आगे बढ़ेगा कि उस बढ़ी हुई औरत को उसके स्वरूप में स्वीकार कर सके। आप काफी चैनल से भी जुड़ी भी हैं। जी, ज्यादातर 10 न्यूज से हम जुड़े हैं, क्योंकि वो साहित्यिक कार्यक्रमों को बहुत प्रोत्साहन देते हैं। तो हम अपने ख्वाबगा के एक और महिला काव्य मंच के कवि सम्मेलन उन्हीं के साथ करते हैं। जी। कोई और एक अपनी किसी नारी, जो नारी पे लिखा हो, आपने कुछ सुनाइए हमें। जी जरूर 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 सुनाऊंगी, मेरा सौभाग्य है, ऐसा कम ही होता है कि कोई कहे सुनाइए, वरना होता है सुनिए और जाइए। तो जैसा मैंने आपसे कहा कहानियां, और एक परिप्रेक्ष्य ये भी आया है, ये शायद हमारी ही जनरेशन के साथ आया है, हमारी ही पीढ़ी के साथ आया है। हमारे माँ बाप अपने माँ बाप के साथ रहे पूरी जिंदगी, और उनके माँ बाप अपने माँ बाप के साथ, और यही क्रम था। लेकिन हम लोग बाहर आ गए और अब हमारे बच्चे बाहर चले गए। तो उसी पर लिखा है, उसी पर एक कहानी है, शीर्षक है मेरा वसंत। ठंड बहुत लग रही है, शायद अब के ज्यादा सर्दी पड़ी है। ठंड बहुत लग रही है, शायद अब के ज्यादा सर्दी पड़ी है। शायद पहाड़ों पे बर्फ गिरी है, शायद पहाड़ों पे बर्फ गिरी है। सुबह से अंगीठी ताप रही हूं, फिर भी जाने क्यों कांप रही हूं। सुबह से अंगीठी ताप रही हूं, फिर भी जाने क्यों कांप रही हूं। बसंत की राह ताक रही हूं। वाह। उठूं उठूं जाऊं क्या चाय बना लूं। उठूं जाऊं क्या चाय बना लूं। सोचती हूँ कुछ मेवा ही खा लूं, वाह। या फिर कुछ देर और अलसा लूं। वाह। उठूं वाह। जाऊं क्या चाय बना लूं। सोचती हूँ कुछ मेवा ही खा लूं, या फिर कुछ देर और अलसा लूं। अंगीठी जरा करीब सरका लूं। ठंड बहुत लग रही है, शायद अब के ज्यादा सर्दी पड़ी है। वाह।
अब पहले सी तो बात नहीं है कि सबको काम पे जाने की जल्दी। अब पहले सी तो बात नहीं है कि सबको काम पे जाने की जल्दी। कैसे मैं सुबह सवेरे उठ जाती, नहाती, बाल बांध रसोई में लग जाती, ये छौंकती, वो काटती, ये पकाती, झटपट सबके क्या डब्बे बात, बनाती। वाह वाह वाह। जी बहुत शुक्रिया। छोटे दोनों को नहलाती, हाथ थाम स्कूल छोड़ के आती, फिर दिन भर के कामों में लग जाती, कभी न थकती ना अलसाती। रात सोने से पहले बच्चों को हर रोज एक नई कहानी सुनाती। अब सोचूं कैसे थी ये सब कर पाती। अब सोचूं कैसे थी ये सब कर पाती। जाड़े में भी बसंत सी फुर्ती आ जाती। वाह। तो अपना ही बनाना भारी पड़ता है। अब तो अपना भी बनाना भारी पड़ता है। अब तो कुछ करने की इच्छा नहीं है, या शायद पहाड़ों पे बर्फ पड़ी है। अब तो कुछ करने की वाह इच्छा नहीं है, या शायद पहाड़ों पे बर्फ पड़ी है। बच्चों के अक्सर फोन हैं आते। बच्चों के अक्सर फोन हैं आते। हम सोचते हैं हमने अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी निभा दी। माँ को सुबह शाम फोन करके पूछ लिया, माँ क्या हाल है, ठीक हो ना, दवा ले ली थी ना। तो बच्चों के अक्सर फोन हैं आते। छुट्टी त्योहार में घर भी लिवा जाते, पर नए जमाने की है ना वो सारे तौर तरीके उनके समझ ना आते। वो खाना भी विलायती हैं खाते, न दाल वाह। भात, ना अचार, ना पराठे। और उनके बच्चे तो अंग्रेजी में ही बतियाते, मुझको है ग्रैनी कह के बुलाते। वाह वाह वाह। न मेरी सुनते न अपनी बतलाते, कैसे उन संग नाता जोड़ूं जब वो मेरी समझ ना पाते। कैसे उन संग नाता जोड़ूं जब वो मेरी समझ ना पाते। मानो रिश्तों में पतझड़ से आते, उनके घर से तो मेरी खोली बड़ी है, शायद पहाड़ों पे ही बर्फ पड़ी है। वाह वाह वाह। वो रात अम्मा की थी रात आखिरी। वो रात अम्मा की थी रात आखिरी, जब बच्चे पहुंचे तो अम्मा नहीं थी। वो रात अम्मा की थी रात आखिरी, जब बच्चे पहुंचे तो बच्चे अम्मा पहुंचे। नहीं थी। हाथ के पास कुछ मेवे पड़े थे और कुछ तस्वीरें बिखरी पड़ी थी। अंगीठी अभी भी सुलग रही थी। प्याली में चाय, थाली में खाना, अनछुए। अम्मा ज्यों पूजा कर रही थी। शायद किवाड़ खुला रह गया था, या शायद बहुत सर्दी पड़ी थी। मकान बिक गया, फिर हिस्से हो गए। अम्मा के जाने के बाद ये अगला कि मकान बिक गया फिर और हिस्से हो गए। तस्वीरें छांट कर सब विदा हो गए। आंगन की तुलसी, रसोई घर का चूल्हा, अम्मा के बिन लावारिस हो गए। लेकिन उनकी किसको पड़ी थी। सबको लौट जाने की जल्दी। यहाँ गांव में ठंड बड़ी थी, घर भी तो खुला खुला था। सब ओर से हवा आती थी। दो ही पहचान, दोनों ही मिट गई। एक हवेली, एक अम्मा जी। दो ही वाह पहचान, दोनों ही मिट गई। एक हवेली, एक अम्मा जी। न कोई तस्वीर, न कोई याद, बस अचार की एक बरनी पड़ी थी। अब के दिलों में ठंड बड़ी थी। अब के कैसी वसंत ऋतु आई। अब के दिलों में ठंड बड़ी थी। अब के बरस तो वसंत नहीं थी। अब के बरस तो वसंत नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैं अपने चैनल की तरफ से और अपने तमाम दर्शकों नाजरीन की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हम जब आपको और बुलाएंगे तो आप हमें वक्त देंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए, इतना आदर सम्मान देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका एक और बार, गौहर नकवी साहब और डेजर्ट स्टोरीज का। धन्यवाद। ओके।